इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कि वर्क डन टू रोटेट a bar magnet in magnetic field। ठीक है ना, कि वर्क डन टू रोटेट अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्वियस सी बात है कि हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं या अभी तक हमने जिस भी मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कशन करा है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। यानी कि हम ये देखेंगे कि अगर किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और उसे किसी थीटा एंगल रोटेट करना हो अगर, तो उसे थीटा एंगल रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में एक चीज और, जैसा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है, सीखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो वो वर्क कहीं उसमें इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। यानी कि जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो क्या चीज है, और इसी से रिलेटेड है, वो क्या चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑब्वियस सी बात है कि फिर से हमने क्या मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, यूनिफॉर्म। तो ये दोनों ही चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि जो वर्क किया जाता है किसी भी सिस्टम पे वो उस सिस्टम में किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, वो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन हो। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्क डन क्या है, कितना है, और फिर उस वर्क डन से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो हमने मान लिया कि ये रहा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसे मान लिया हमने B से रिप्रेजेंट किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने B से रिप्रेजेंट किया। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कहें कि एक बार मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है, कुछ देखें, एक बार मैग्नेट है इस तरह से रखा हुआ है ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब ये बार मैग्नेट का हमने मान लिया कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ, और साथ ही साथ हमने मान लिया कि ये जो बार मैग्नेट है इसकी लेंथ कितनी है, 2L, जैसा कि यूजुअली हम मानते रहे हैं। और जो पोल स्ट्रेंथ है, मान लिया कि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो +m और यहां पर पोल स्ट्रेंथ क्या है, -m। अब ये बार मैग्नेट है। अच्छा, अगर ये बार मैग्नेट है तो हमें एक चीज पता है कि ये बार मैग्नेट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डायपोल। ठीक, और मैग्नेटिक डायपोल की जो एक्सिस होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो ठीक है, हम इसकी एक्सिस को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये फ्रॉम साउथ पोल टू इधर की तरफ हो जाएगी, नॉर्थ पोल, इस तरह से। यानी ये है एक्सिस हमारा किसका, बार मैग्नेट, या जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हैं। और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर देखा जाए तो मान लिया हमने कहा कि ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल इसके बीच एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया कि ये एंगल किसी टाइम पर कितना है, थीटा इनिशियल, ऐसे ही हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस बार मैग्नेट को लाइक इस तरह से हमें रोटेट करना है, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो किसी केस में हो सकता है हमें वर्क करना पड़े, किसी केस में हो सकता है हमें वर्क मिले, यानी कि वो फील्ड वर्क कर दे, तो बेसिकली वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंगली आ जाएगा। लेकिन वो वर्क कितना होगा, हम उसी का कैलकुलेशन यहाँ पर सीखने वाले हैं कि या तो बार मैग्नेट को हम इस तरह से क्लॉकवाइज या बार मैग्नेट को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है हमें वर्क है। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर हम सिंपल बनाना चाहें तो इस पूरे बार मैग्नेट को जैसा हमने ऑलरेडी देखा है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल से। इस पूरे के पूरे बार मैग्नेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक डायपोल जिसका कि डायपोल मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ m इनटू लेंथ बिटवीन द टू पोल्स या डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स यानी कि 2l। तो अगर हम मान लें कि ये जो मैग्नेट हमने यूज किया है इसका डायपोल मोमेंट तो हम क्या कहेंगे, m इज इक्वल टू, ये इस मैग्नेट के डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं इसका, तो m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल यानी कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी अगर इस पूरे के पूरे मैग्नेट को हमें रिप्रेजेंट करना हो इन फॉर्म ऑफ डायपोल तो हम इसे कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक ऐसे, सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कितना है m, वो यहां पर हमने कैलकुलेट किया। और चूंकि जो मैग्नेटिक डायपोल है उसकी डायरेक्शन एक्सिस के ही अलोंग होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है हमारा, थीटा इनिशियल। यानी कि हमने इस बार मैग्नेट को अपने कॉन्सेप्ट से एक मैग्नेटिक डायपोल से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन यहां पर राइज हो रहा था कि इस बार मैग्नेट को थीटा एंगल घुमाना है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इसे भी हम थीटा एंगल घुमाना चाह रहे हैं। यानी कि थीटा एंगल घुमाने का मतलब कि अगर हमने इसे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो ये बार मैग्नेट कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो गया ये बार मैग्नेट। और मान लिया कि जो फाइनल एंगल है इस बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक डायपोल जो भी समझे, वो फाइनल एंगल सपोज थीटा फाइनल हो गया, कितना हो गया, थीटा फाइनल हो गया। तो देखें इनिशियल एंगल कितना था, थीटा इनिशियल, और फाइनल एंगल कितना है, थीटा फाइनल। तो इसको पोजीशन 1 से, यानी अगर हम इसे पोजीशन 1 मान लें और इसे पोजीशन 2 मान लें तो हमसे कहा जाए कि बताएं इस मैग्नेटिक डायपोल को पोजीशन 1 से 2 तक, ठीक है ना, रोटेट करने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इस बात को समझते हैं मैथमेटिकली कि कैसे कैलकुलेशन होगी। चलिए देखें, अब थोड़ा सा यहाँ पर रोटेशन के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो रोटेशन में अगर देखा जाए तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन रोटेशन में, तो वो क्या होता है, तो टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं हम इसे, टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बेसिकली वेक्टर, ये दोनों वेक्टर टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हमें स्केलर में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा हम क्या कह रहे हैं कि टॉर्क और थीटा के बीच का, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक। तो यहां पर देखें, अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे घुमाने की कोशिश करें तो टॉर्क किधर है, बाहर की तरफ, प्लेन ऑफ बोर्ड के आउटसाइड। देखिए हम इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट हैंड कर लो तो हम इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टॉर्क किधर आया, इधर की तरफ आया, ठीक है। थीटा और इसके बीच का एंगल अगर देखा जाए तो वो भी कितना है, 0 है। कितना है, 0, क्यों, क्योंकि देखें थीटा भी तो ऐसे ही घूम रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि अगर यहाँ पर वर्क डन देखा जाए इस पर्टिकुलर केस के लिए तो हम लिख सकते थे टॉर्क इनटू थीटा, क्योंकि cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं ऐसे जब टॉर्क इज कांस्टेंट, जब टॉर्क क्या हो हमारा, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है,
क्यों? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b। याद है लास्ट लेक्चर की बात, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b यानी mb sin थीटा। तो आप सोचें कि जैसे, क्योंकि m और b तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा देखिए जैसे जैसे हम ये इंक्रीज कर रहे हैं थीटा बढ़ते जा रहा है, तो टॉर्क भी क्या होते जा रहा होगा, बढ़ते जा रहा होगा। यानी कि इस गिवन सिचुएशन में टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, और जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि हम वर्क डन कैसे निकालें। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प लेंगे। कैसे? कि हम मान लेते हैं कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर करा ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना। और हमने ये माना कि अगर हम इसको d थीटा डिस्प्लेस करें, कितना डिस्प्लेस करें, d थीटा, यानी ये एंगल कितना है हमारा, d थीटा, ये एंगल, ये, और हमने क्या कहा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो देखिए थीटा पर जाकर के हमने कितना डिस्प्लेस किया, d थीटा डिस्प्लेस किया, और हमने ये कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट d थीटा इतना स्मॉल है कि इस ड्यूरेशन में, इस d थीटा में हम मान सकते हैं कि वर्क डन हमारा कांस्टेंट। तो अगर उस d थीटा में वर्क डन कांस्टेंट है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw होगा, तो वो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इनटू d थीटा। कितना लिखेंगे, टॉर्क d थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा पर जाकर के जो d थीटा का हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माना है उसे हम कांस्टेंट मान रहे हैं। अच्छा, तो थीटा के समय पर टॉर्क कितना रहा होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, mb sin थीटा। ये क्या वैल्यू लिखी हमने, mb sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू। कब? जब हमारा ये मैग्नेटिक डायपोल कितने एंगल पर है, थीटा पर है, तो उस समय ये टॉर्क लगा। और चूंकि हमने कहा कि इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा में हम मान रहे हैं कि ये टॉर्क कांस्टेंट है, तो ये हम क्या लिख देंगे, d थीटा, ऐसे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। यानी कि हम यहां पे इसे लिखते हैं dw इज इक्वल टू mb sin थीटा d थीटा। ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए वर्क डन आया। तो अब अगर हमें पूरा का पूरा वर्क डन निकालना हो कि थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक रोटेट करने में कुल वर्क डन कितना, तो सिंपल सी बात है, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इसे इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। देखिए लिमिट्स हमने रख दी और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब थीटा इनिशियल था तो वर्क डन 0, थीटा फाइनल तो वर्क डन मान लिया हमने, कितना हो गया टर्म, ये एक्सप्रेशन बना हमारा। अब देखिए यहां पर m और b क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और m यानी कि m इंटू 2l, तो m क्या चीज है, पोल स्ट्रेंथ, और 2l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो ये रोटेट करने में ये चेंज नहीं हो रहा, यानी ये भी कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर, यानी m भी क्या आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो बचा क्या चीज, साइन थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करें, माइनस कॉस थीटा। यानी कि अगर हम इसको डायरेक्टली थोड़ा लिखने की कोशिश करें तो ये आएगा w इज इक्वल टू mb, और इसका इंटीग्रेशन कितना आता, माइनस कॉस थीटा, तो वो माइनस हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, ये रही लिमिट। अब अगर हम लिमिट रख दें तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, तो देखें वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये आ गया हमारा वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करें, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए। चलिए, इसी चीज को हम थोड़ा सा अगर चाहें तो और बेटर वे में लिख सकते हैं। माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो W बराबर क्या हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी पर कुछ छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट कि हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि हम सीखते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं हम कि यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल हमने यूज किया है, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मान लिया हमने कि जो मैग्नेटिक डायपोल हमने यूज किया है उस मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, तो मान लेते हैं हम 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना है, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ली हुई है, ठीक है ना, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है, वो है सपोज मान लिया हमने 2 टेस्ला। वो हमने कितना कह दिया, 2 टेस्ला लिया, ठीक। अब चूंकि अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं इसलिए डायरेक्ट एंगल हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एंगल को भी पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लिया हमने कहा कि एंगल बिटवीन, यानी कि M एंड B, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, मान लिया हमने कहा 30 डिग्री। कितना मान लिया हमने, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम 30 डिग्री, इनिशियल एंगल 30 डिग्री टू 53 डिग्री, 30 डिग्री टू 53 डिग्री। यानी कि आपसे कहा गया कि थीटा इनिशियल की वैल्यू 30 डिग्री इस पर अभी है और आपको रोटेट करना है थीटा फाइनल इज इक्वल टू 53 डिग्री। और आपसे पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, आपसे वर्क डन पूछा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखिए, W इक्वल्स क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एम बी, एम की वैल्यू कितनी है 10 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है देखें 2, cos थीटा इनिशियल, तो cos थीटा इनिशियल कितना है हमारा 30 डिग्री, तो क्या लिख देंगे cos 30 डिग्री माइनस, ठीक है, cos थीटा फाइनल, थीटा फाइनल कितना है 53 डिग्री, तो क्या लिख देंगे cos 53 डिग्री। कितना आएगा ये 21/2 माइनस, ठीक। अब बात करते हैं cos 53 की, तो cos 53 आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो cos 53 को हम बोलते हैं कितना 3/5, कितना बोलते हैं हम 3/5, ये याद रखने वाली बात 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखें 5 माइनस 6, ठीक है ना, ये हो गया आपका 20 इंटू 10 और ये क्या हो जाएगा आपका 10, तो 5 माइनस 6 यानी ये आ गया -1, यानी ये फाइनल आंसर आपका कितना आ गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 जूल, कितना आ गया माइनस ऑफ 2 जूल आ गया, ठीक है। ये देखिए कितना आ गया -2 जूल, देखिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कभी कभार बच्चे डाउट में आते हैं एंगल पहचानने को लेकर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको फिगर बना के देंगे, ठीक है, और आपको डेटा को खुद से उसमें से फाइंड आउट करना होगा, जिसमें कई बार बच्चे एंगल फाइंड आउट करने में गलती करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। एक फिगर बनाते हैं क्वेश्चन का और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया हमने कहा कि ये ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसकी वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए 2 टेस्ला, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है इस तरह से, ये इस तरह से, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये मान लेते हैं हम 37 डिग्री। कितना दिया हुआ है ये? 37 डिग्री। अच्छा, जो लेंथ दी हुई है इस डायपोल की, लेंथ ये मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर, और जो पोल स्ट्रेंथ है यानी कि +m -m, तो हमने मान लिया कि जो पोल स्ट्रेंथ है m वो है 2 एम्पियर मीटर। कितना है? 2 एम्पियर मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि अगर इस डायपोल को या इस बार मैग्नेट को हमें 37 डिग्री से रोटेट करके 53 डिग्री पर लाना है, तो बताएं वर्क डन कितना होगा। यानी क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द वर्क डन टू रोटेट दिस गिवन बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम इनिशियल 37 डिग्री टू फाइनल 53 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन। क्लियर है? सभी लोग स्क्रीन को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई कर लिया? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, वो फॉर्मूला क्या है वर्क डन का कि एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। अब यहां पे हमें क्या क्या पता करना है? एम की वैल्यू, बी की वैल्यू, थीटा इनिशियल की वैल्यू और थीटा फाइनल की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं एम क्या चीज है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। तो एम को हम क्या लिख देंगे? एम इज इक्वल टू 2 इंटू और डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो कितना है? 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एम, डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। अच्छा, बी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 2 टेस्ला, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। थीटा इनिशियल क्या है? तो थीटा इनिशियल 37 डिग्री, और थीटा फाइनल क्या है? तो थीटा फाइनल कितना है? 53 डिग्री। ठीक है, और क्या हम इसमें ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख दें तो सॉल्व हो जाएगा क्या? सोचे नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। क्या गलत है? देखते हैं। बेसिकली जो गलती है, देखिए एम क्या है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस एंगल पर रखा है, किस एंगल पर नहीं रखा है। डायपोल मोमेंट तो सिंपली m इंटू 2l पर डिपेंड करता है, लिखा नहीं है, m इंटू 2l पर डिपेंड करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 टेस्ला, कोई बात नहीं। बेसिक जो गलती है वो यहाँ पर है, थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, ये गलती है। चलिए समझते हैं क्यों गलती है। बेसिकली इसीलिए मैंने ये फिगर को अभी तक रब नहीं किया था, हटाया नहीं था, क्योंकि यहीं से हम कंपेयर करेंगे। बेसिकली आप अगर देखें इस बात को, तो हमने जो अपना
डिस्कशन करा था, जो डेरिवेशन किया था वर्क डन का, उसमें देखिए कि जो एंगल थीटा इनिशियल या थीटा फाइनल हमने चूज किया वो किसके बीच का एंगल है, समझिए। थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल किसके बीच का एंगल है, तो ये एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी और एम के बीच का एंगल। तो देखिए यहां पर बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है क्या, देखिए गिवन है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है, वो इधर है, क्योंकि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल इस तरह से, ये और अगर अब हमें एंगल पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल, ठीक है ना, तो बेसिकली हम इस एंगल को बोल सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो हम ये एंगल बोल दें या हम ये एंगल बोलेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्लियर है, या तो ये एंगल बोले या फिर ये एंगल बोले। तो हम इन दोनों में से जो भी थीटा इनिशियल बोले, एक बात तो तय है कि थीटा इनिशियल 37 तो नहीं आएगा, बोले क्लियर है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए इस एंगल को चूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, तो हमने इस एंगल को फॉलो किया, तो चलिए देखते हैं ये एंगल कितना है। तो देखिए अगर ये 37 तो ये भी कितना है 37, और ये टोटल 180 था, तो 180 माइनस 37, ठीक है, तो प्लस, तो देखें हमें क्या एंगल चाहिए, यहां से लेकर के ये एंगल, तो यहां से ये एंगल 180 और प्लस 37, क्लियर हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक 180 और प्लस ये एंगल कितना 37, यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ थीटा आई, तो आप क्या बोलेंगे 180 प्लस 37, यानी कितना आएगा ये 217 डिग्री, कितना आएगा 217, क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें 53 डिग्री तक रोटेट करके ले जाना, तो सोचिए ये ऐसे 37 और हम इसे 53 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो सोचिए थीटा फाइनल क्या हो जाएगा, तो थीटा फाइनल हो जाएगा हमारा, थीटा फाइनल इज इक्वल टू 180 प्लस 53, क्लियर हो रहा है क्या, कितना है 180 प्लस 53, और ये 180 प्लस 53 अगर हम करें तो कितना आएगा 233 डिग्री, कितना आ गया 233 डिग्री। यानी कि अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जो एक्चुअल वैल्यूज रखनी है हमें, m की वैल्यू रखेंगे 0.2, b की वैल्यू रखेंगे 2, और थीटा इनिशियल की वैल्यू 217 डिग्री और थीटा फाइनल की वैल्यू 233 डिग्री रखेंगे, ना कि थीटा इनिशियल की वैल्यू 37 और थीटा फाइनल की वैल्यू 53। यानी अगर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाने की सोचें, तो हमारा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा, अब इसे हम रब कर सकते हैं क्योंकि इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये बनेगा, फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वर्क डन W इज इक्वल टू एम बी, एम कितना है 0.2 इंटू बी कितना है 2 इंटू cos थीटा इनिशियल, तो cos थीटा इनिशियल कितना है 217 डिग्री माइनस cos थीटा फाइनल, यानी कि cos 233 डिग्री। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और आंसर लाएं, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि वर्क डन, अगर किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसे कोई एंगल अगर हम रोटेट करने की सोचें, ठीक है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा इसे समझते हैं, ठीक है।
अब याद करते हैं अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वर्क एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। ठीक है ना, कि फील्ड ने, अब वो फील्ड कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड ने जो वर्क किया उसका नेगेटिव क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अभी जो बात की वो क्या था कि फील्ड का वर्क डन कितना है, फील्ड ने कितना वर्क किया। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली यू से, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करें तो U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, और वर्क डन अभी अभी हमने सीखा क्या था? mb cos थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल। देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या था? वर्क डन का। और अभी हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो हमने ये ला दिया। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब हमें ये भी अपना एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक रेफरेंशियल टर्म है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। जैसे हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से कंसीडर करें कि जैसे मान लीजिए हमने कहा ये एक अर्थ का सरफेस, यहां पर h1 हाइट पर एक कोई ऐसे सरफेस है और ऐसे ही एक सरफेस h2 हाइट पर है। ठीक है, यानी ये हाइट h1 और ये पूरी की पूरी हाइट हमने कितनी मान ली? h2। अब मान लिया हमने कि यहां पर यानी कि h हाइट पर एक m मास का ऑब्जेक्ट, ये केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास m, सोचिए क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास m? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि हाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, mgh पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हमेशा mgh पोटेंशियल एनर्जी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कैसा टर्म है? एक रेफरेंशियल टर्म है। यानी कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं mgh, तो वो mgh पोटेंशियल एनर्जी इस अर्थ के रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी सरफेस 1 के रिस्पेक्ट में कितना है, तो क्या वो mgh है? क्या नहीं। क्या पोटेंशियल एनर्जी सरफेस 2 के रिस्पेक्ट में कितना है? क्या वो mgh है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताएं सरफेस 1 के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप इस हाइट को कंसीडर करेंगे, इसे। ये हाइट कितनी है? h माइनस h1 है। यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आप बोलेंगे mgh माइनस h1। इसके रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे mgh माइनस h2। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में mgh बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हमने अर्थ पर रेफरेंस माना है और उस रेफरेंस पॉइंट पर हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में mgh माइनस h1 बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हमने इसे रेफरेंस मान लिया और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली। ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यानी कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो अपना एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं, जिसे हम मान लेते हैं कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एंड रिमेंबर कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हो रहा है? तो अब जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखा
अब वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी किसी बार मैग्नेट की क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो तो हम मान लेंगे कि उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो हमने कहा कि लेट थीटा फाइनल इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया हमने, जीरो मान लिया। क्या मान लिया हमने, जीरो मान लिया। तो अब सोचिए यहाँ पर अगर थीटा फाइनल की जगह पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं तो यहाँ थीटा फाइनल हम क्या बोल देंगे, पाई बाई 2। क्या बोल देंगे, सॉरी ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, ये कॉस थीटा 1 ऐसे, कॉस, सॉरी फिर से वही गलती, यहाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, या फाइनल हम यूज कर रहे हैं वर्डिंग ये, ठीक है। तो cos थीटा 1 माइनस थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, थीटा फाइनल हमने मान लिया पाई बाई 2। तब आप सोचिए cos पाई बाई 2 कितना होता है, जीरो। cos पाई बाई 2 देखिए ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाएगा, cos पाई बाई 2 जीरो। यानी कि फाइनली हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी U आएगा वो कितना होगा, माइनस एम बी, कितना होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। और ध्यान से देखें एम बी कॉस थीटा, अब एम बी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, बी भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर कॉस थीटा से रिलेट हो रही हैं तो कैसा प्रोडक्ट मान सकते हैं हम, स्केलर। तो यू को हम क्या बोल देंगे, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डॉट बी, माइनस ऑफ एम डॉट बी। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म, ये क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म, और ये है हमारा स्केलर, वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म। तो ये रहा एक्सप्रेशन किसका, कि अगर किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, तो वहां पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना, एक्सप्रेशन वो क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी, क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी। स्क्रीन पॉज करें, इसे कॉपी करें, अब इन पर कुछ और फर्दर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखें, जैसे मान लिया ये ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर हम ऐसे एक डायपोल की बात करें, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ये रहा हमारा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, ठीक है। ऐसे ही हम यहां पे एक दूसरा डायपोल ले लें, इसे हमने साउथ कहा, इसे हमने नॉर्थ कहा। ऐसे ही हम एक और डायपोल ले लेते हैं, इसे हमने नॉर्थ कहा, इसे हमने साउथ कहा। और ऐसे ही एक और डायपोल लेते हैं इस तरह से, यहां नॉर्थ और यहां पे साउथ, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिचुएशन 1 में, 2 में, 3,
और 4। इन सारे सिचुएशंस में, ठीक है, किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अच्छा, एक चीज और मान लें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B, और जो भी बार मैग्नेट्स हैं सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, ऐसे ही मान लिया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी U है वो हमने अभी क्या सीखा, -mb cos थीटा। यानी अगर हमें इन 4 सिचुएशंस में थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस केस में। तो देखिए हमने क्या सीखा कि थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। तो चलिए सिचुएशन 1 में बात करें। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ पोल, तो साउथ से नॉर्थ पोल ऐसे। तब आप सोचिए मैग्नेटिक फील्ड इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहां इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहां पर थीटा कितना है, π/2 है कि नहीं। यहां पे देखते हैं ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर, बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट इधर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो क्या यहां पर हम 270 डिग्री कह सकते हैं, क्या बिल्कुल कह सकते हैं 270। देखिए इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर और डायपोल मोमेंट इधर, तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 270। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता हो तो आप डायरेक्ट इसे 90 भी बोल सकते थे, अगर ये एंगल ले लें 90, अदरवाइज ये 270 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा चलिए इसको हम चूंकि रेडियन में लिख रहे हैं तो इसे भी रेडियन में लिख लेते हैं, 3π/2, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का देखिए डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन। तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा 0, और यहां पर थीटा कितना आ जाएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एंगल पहचानना आना चाहिए हमें। तो चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हालांकि ये केस ऑलरेडी हमने मान लिया था, अगर आपको याद हो जो डेरिवेशन सीखा कि व्हेन थीटा इज π/2 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो u बराबर देखिए कितना आएगा, -mb cos π/2, जो कि किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां पर देखिए u इज इक्वल टू -mb cos π/2, अगेन सॉरी π/2 में 3π/2 एंड अगेन ये भी किससे आएगा, 0 के बराबर। आप चाहे 3π/2 लें चाहे π/2, आंसर तो इतना ही आना है। यहां पर देखिए तो u इज इक्वल टू -mb cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि -mb, क्या गया, -mb। क्लियर। यहां पर क्या है, u इज इक्वल टू -mb cos π, और cos π की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1, तो -1 एंड माइनस कितना हो जाएगा, mb, कितना हो जाएगा, mb। क्लियर है क्या। तो देखिए ये हमने 4 अलग अलग केसेस में क्या पता कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी पता कर। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मेन जो डिस्कशन करने का पॉइंट था वो मेरा यही दोनों पॉइंट था। अब देखें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जैसा हमने ऑलरेडी बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव और 0। तो देखिए 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों है। 0 पोटेंशियल एनर्जी तो है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, तो फिर से वही चीज, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात करें और रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो याद करें कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है इक्विलिब्रियम का लेक्चर अगर आपको, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, दिख रहा है आपको।
स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। क्लियर? बिल्कुल। ऐसे यहां पर देखिए कौन सा इक्विलिब्रियम है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, अगेन इक्विलिब्रियम का लेक्चर याद करें, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम, जो कि किसके बराबर है? mb। यानी कि ये mb किसी भी सिचुएशन में अगर बार मैग्नेट को रख दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसी केस में, यानी कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और ऐसे ही ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। इससे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इससे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं है। और याद रखें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या?